करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम आपके बीच में सामान्य दिन की यात्रा में करंट अफेयर्स के 10 दैनिक महत्वपूर्ण सवालों के साथ इस एपिसोड में उपस्थित होते हैं। साथ ही इसमें हम एक सवाल आपके लिए रखते हैं। और पिछले दिन आपके सामने जो सवाल रखा गया था वो ये था कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर प्रहलाद जोशी को उनके शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। और ये जानने की कोशिश की गई थी कि प्रहलाद जोशी किस पद पर, यानी उनके पास कौन सा मंत्रालय था। तो अभी भी है, था नहीं बल्कि अभी भी है, उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के साथ साथ नवीकरणीय विभाग मंत्रालय भी उनके पास था। और कई लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। अब आज का सवाल आपके लिए है, अभी राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में हो रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आपको ये बताना है कि राष्ट्रमंडल खेल का यह कौन सा संस्करण है, अर्थात कैवा खेल है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं आपको। ग्लासगो में चल रहा राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल के क्रम के अनुसार देखा जाए तो किस नंबर पर आता है, ये आज का सवाल है। और अब हम चलते हैं आज का जो दैनिक सवाल आपके लिए है उसके बाद। अभी हाल में जैसा कि आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी विदेश यात्रा में एस्कॉप्जे मतलब राजधानी शहर है के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बताना यह है कि यह राजधानी किस शहर यानी किस देश की राजधानी है। एस्कॉप्जे अल्बानिया की है, उत्तरी मैसिडोनिया की है, मोंटेनेग्रो की है और सर्बिया की, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है एक संग्रहालय में, एस्कॉप्जे। और सही उत्तर है उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया में ये एस्कॉप्जे शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। मैसिडोनिया के राष्ट्रपति हैं मोडाना सिलजानोवस्का दाउकोवा। उनके साथ साथ संयुक्त रूप से यानी कि मतलब द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ जो महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण था उसमें शामिल हो रहे थे मैसिडोनिया के उत्तर मैसिडोनिया के राष्ट्रपति मोडाना सिलजानोवस्का दाउकोवा। संग्रहालय का नाम रखा गया एस्कॉप्जे शहर संग्रहालय, यानी राजधानी जो एस्कॉप्जे है उसी के नाम पर। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति को एक जॉब्जे में स्थित मदर टेरेसा स्मारक का भी दौरा किया, क्योंकि मदर टेरेसा का जन्म एस्कॉप्जे शहर में ही हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान में हमें रखना है, मदर टेरेसा का जन्म एस्कॉप्जे में जो हुआ वह अभी फिलहाल उत्तरी मैसिडोनिया में है, लेकिन कभी वह अल्बानिया का पार्ट्स होता है। और जिन दिनों मदर टेरेसा भारत आई थी वह अल्बानिया की से ही आई थी, यानी अल्बानियाई मूल थी। लेकिन अब वह एक विभाजित हुआ और विभाजित के बाद उत्तरी मैसिडोनिया का एक मतलब हिस्सा बन गया। और ध्यान रखना उत्तरी मैसिडोनिया एस्कॉप्जे उसकी रहा। अगला सवाल है, हाल ही में चिनार पुस्तक महोत्सव, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक महोत्सव है। आपको बताना है कि यह किस राज्य में आयोजित हुआ है। मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यह प्रत्येक वर्ष यानी एक निश्चित अंतराल पर लगभग प्रत्येक वर्ष यह महोत्सव चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन होता है। जम्मू और कश्मीर राज्य कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर राज्य में इसका आयोजन होता है। यह कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। यदि ये भी ध्यान में रखना, यह राष्ट्रीय पुस्तक मेला है और इससे यह एक कैलेंडर इवेंट घोषित किया जा चुका है। जल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिसर में आयोजित किया जाता है। यह पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के परिसर में, जो डल झील के किनारे है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का जो है उसके अधीन राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट एनबीटी, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद और श्रीनगर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में इस पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। और मेले में
हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोंगरी और गुजरी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तक को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। 200 से अधिक पुस्तक स्टॉल के साथ साथ साहित्यिक चर्चाएँ, मुशायरा, शुक्रियाना संगीत कार्यक्रम, बच्चों के लिए विशेष गतिविधियाँ और डिजिटल रीडिंग कॉर्नर जैसे कई आकर्षण यहाँ होते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम कौन है? पहले तो ध्यान में रखना है कि जब से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, प्रायः ऐसा होता रहा है कि वहाँ मुस्लिम ही उसके रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे। लेकिन इसमें आप देखेंगे जहीर खान, कमाल फारूकी, निर्मल जैन और कमल अहमद। तो थोड़ा सा अगर ऑप्शन पर भी अगर आप ध्यान दें तो गैर मुस्लिम की तो एक अनुमान भी लगाया जाए तो कौन? निर्मल जैनी है। अल्पसंख्यक समूह में पारसियन आते हैं, बौद्ध आते हैं, ईसाई आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, ये सब आते हैं। यानी समझा जाए यह कि जो हिंदू हैं उनको छोड़ करके सभी आते हैं, अल्पसंख्यक में आती हैं। और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1999 के तौर की गई थी। वर्ष 2000 से यह कार्य करना आरम्भ किया और तब से यह पहला अवसर है जब निर्मल जैन को चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। और ये पहले गैर मुस्लिम। इससे पूर्व निर्मल जैन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर रह चुके हैं। साथ ही आयोग में कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को सदस्यों के रूप में भी नियुक्त किया गया है। यानी जो अल्पसंख्यक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है उसके सदस्य के रूप में कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को नियुक्त किया गया है। और फिर से ध्यान में रखेंगे, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के गैर मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं निर्मल जैन बने। यह पहला अवसर है। और दिल्ली जो अल्पसंख्यक आयोग है वर्ष 2000 से काम कर रहा है, उसकी स्थापना की बात जब की जाएगी तो सुनिए। हाल ही में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब जो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिस पर कभी यूएसएसआर का कब्जा हुआ करता था। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो युद्ध का वातावरण था इन जगहों पर उत्पन्न हुआ था। अभी हाल ही में वहाँ नया प्रधानमंत्री के रूप में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं मेंडोगस सिंकेविचियस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने जोनोवा जिला नगर पालिका के मेयर के रूप में पूर्व में कार्य किया है और इंगा रूगिनियने का स्थान किया है। यानी अगर पूछा जाए कि मेंडोगस सिंकेविचियस से पूर्व कौन थे प्रधानमंत्री, तो लिथुआनिया के प्रधानमंत्री थे इंगा रूगिनियने। और उनका स्थान लिया है सत्तारूढ़ गठबंधन ने फेरबदल और राजनीतिक तनाव के बाद इस्तीफा दे दिया इंगा रूगिनियने ने। और उसके बाद देखिए 2024 के संसदीय चुनाव के बाद से इस कार्यकाल में देश के तीसरे सोशल डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री बने हैं सिंकेविचियस। सवाल है, लिथुआनिया के राजधानी का तो विल्नियस लिथुआनिया की राजधानी है और वहाँ के राष्ट्रपति अभी हैं गीतानास नाउसेदा। ध्यान में रखना है, लिथुआनिया एक बाल्टिक सागर के किनारे यानी बाल्टिक गणराज्य है जिसकी राजधानी विल्नियस है। गीतानास नाउसेदा अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और वहाँ जो एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके तहत नए प्रधानमंत्री बने हैं मेंडोगस सिंकेविचियस। अगला सवाल देखते हैं। ऑपरेशन तूफान यह एक नशीले पदार्थों के विरुद्ध व्यापक अभियान है। अब आपको बताना है कि ऑपरेशन तूफान नामक नशीले पदार्थों के विरुद्ध व्यापक अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, ओडिशा और सही आंसर है इसका केरल के द्वारा यह चलाया जा रहा है। केरल सरकार को इसमें मदद मिल रहा है पाक शुल्क विभाग द्वारा किया जांच के सहयोग से केरल पुलिस इसे चला रही है। इसमें मूल रूप से सिंथेटिक ड्रग्स,
इसके साथ साथ अन्य जो नशीले पदार्थ सप्लाई चेन और ड्रग माफिया का जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का उद्देश्य रखा गया। और खास करके जो ऐसे नेटवर्क जो हैं जो शैक्षणिक संस्थाओं के निकट काम करते हैं और युवाओं को प्रभावित करते हैं, वैसे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केरल सरकार के द्वारा, केरल पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा यह ऑपरेशन तूफान चलाया जा रहा है। इसमें 3 मुख्य स्तंभ है: तूफान स्ट्राइक, तूफान वॉरियर्स और तूफान इंडिया। तूफान स्ट्राइक के तहत ड्रग तस्करों पर छापेमारी, जब्ती और कानूनी कार्रवाई। तूफान वॉरियर्स के तहत समाज और युवाओं में नशीले पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान। और तूफान केयर के तहत नशे की लत से प्रभावित पीड़ितों का पुनर्वास और पहुंच। चीन द्वारा समुद्री प्लेटफॉर्म, अगला सवाल है, चीन द्वारा समुद्री प्लेटफॉर्म से प्रभावित ठोस ईंधन से संचालित रॉकेट का नाम क्या है? समुद्री प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित ठोस ईंधन से संचालित रॉकेट का नाम क्या है? प्रायः जो रॉकेट होते हैं उसके ईंधन को हम लोग नोदक कहते हैं, तो यहाँ नोदक या प्रनोदक बोलते हैं। तो जो ठोस प्रनोदक होते हैं उसके द्वारा संचालित चीन ने किया है, समुद्री प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित अभी हाल में किया। आपको बताना उसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च से है लियांझो 7, सेनझो 18 और ग्रेविटी फर्स्ट। और सही आंसर है इसका ग्रेविटी फर्स्ट। ग्रेविटी फर्स्ट पूछा जाए वो क्या है, तो यह एक रॉकेट है, किसी ईंधन पर कार्य करता है, ठोस ईंधन पर कार्य करता है और समुद्री प्लेटफॉर्म से इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठोस ईंधन से संचालित रॉकेट है, ग्रेविटी 1। ये लॉन्ग 3 इसके इसी से चलता है। चीन की जो निजी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी है ओरियन स्पेस, उसके द्वारा यह विकसित किया गया है। यह दुनिया का, अभी एक चीज और थोड़ा सा देखें, चीन जैसे देश में निजी, इसको जो बहुत ध्यान देने वाला बात है वो ये है कि चीन में बहुत कुछ निजी नहीं है। आप जरा सा देख लें, चीन की निजी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी ओरियन स्पेस द्वारा इसे विकसित किया गया। यह दुनिया का पहला मध्यम लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जो पूरी तरह से ठोस प्रबंधक स्ट्रैप ऑन मोटर्स का उपयोग करता है। पृथ्वी की निचली कक्षा LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसका जो है जो पृथ्वी का जो सबसे निचली कक्षा है, यानी कोई भी सैटेलाइट जो पृथ्वी से मतलब उसका जो कक्ष होता है, कक्ष करने का सेंस और पथ जिस पे कि कोई भी सैटेलाइट अपने ग्रह की परिक्रमा करता है, तो उसका जो कक्ष है वो अलग अलग ऊंचाई से होता है। तो सबसे जो निचली कक्ष है उसे लगभग 6500 किलोग्राम तक का पेलोड से ले जा सकता है। और 2026 में पूरे समुद्र से 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। अगला सवाल आपके लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT सेमीकंडक्टर कौशल विभाग के अंदर कहाँ स्थापित किया गया है? केवल अहमदाबाद में, केवल गुवाहाटी में, अहमदाबाद और गुवाहाटी दोनों में, बेंगलुरु और अहमदाबाद में। और सही आंसर है कि इसको अहमदाबाद और गुवाहाटी दोनों में स्थापित किया गया है। NIELIT टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ गुवाहाटी केंद्र के लिए और अहमदाबाद के लिए इंफिनियन के साथ। अब यहाँ ध्यान में रखिए कि NIELIT की जो स्थापना गुवाहाटी केंद्र से होना है, उसमें मूल भूमिका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौता किया गया असम सरकार के द्वारा, और वहीं गुजरात सरकार के द्वारा इंफिनियन के साथ साझेदारी की गई है अहमदाबाद केंद्र को स्थापित करने। केंद्र पर विशेष रूप से OSAT आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट और ATM असेंबली, ATM असेंबली, T फॉर टेस्टिंग, M फॉर मार्किंग एंड P फॉर पैकेजिंग प्रक्रियाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत आपको जो है सो विशेष रूप से आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट के साथ साथ असेंबली, टेस्टिंग, यानी असेंबल करना मतलब उसको पैकिंग, मतलब उसको बनाना, कसना जिसे हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ में उसकी टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग प्रक्रियाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण NIELIT के अंतर्गत दिया जाएगा।
उद्देश्य है केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 के तहत देश के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक अत्यधिक कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए शुरू की। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार ब्राजील के अमेजोन वर्षावन में वनाग्नि की घटना किस वर्ष के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया? जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि अमेजोन जिसे कि पूरी दुनिया का एक प्रकार से कहा जाता है, यानी हार्ट दुनिया की ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है, खर्च होता है, उसका सर्वाधिक पार्ट अमेजोन के जंगलों से प्राप्त होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी चर्चा में रहा, हालांकि अब सुधार हुए हैं। वहाँ एक बात ध्यान यह भी रखना है कि बड़ा सा जंगल क्षेत्र है, इसलिए वहाँ की जो जनजातियाँ उनके द्वारा भी जंगल को प्रायः नष्ट किया जाता है। तो अभी फिलहाल इसका पहले उत्तर जानें। जारी आंकड़ों के अनुसार ब्राजील का जो अमेजन वर्षावन में वनाग्नि की घटनाएं हैं, यह अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। कब से? 1985 के बाद के सबसे निचले स्तर पर। निचले स्तर पर का अभिप्राय है क्योंकि यहाँ कम आग की घटनाएं सुनने को मिली है। अब से अगर 7-8 साल 2023-24 से पहले अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा था, लेकिन 2026 में इसमें बहुत सुधार हुआ है और यह पर्यावरण के लिए एक अच्छी बात है। देखिए इसका कारण बहुत, मैंने पहली बार तो अवेयरनेस भी आया है और जो संस्थाएं सब है जो इसके लिए काम करती हैं उन्होंने भी अपना काम। ये रिपोर्ट किसने की? ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है मैप बायोमास द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है और वर्षावन में वनाग्नि का यह अब तक का सबसे ऐतिहासिक निचला स्तर है। जो जब से उपग्रह आधारित डेटा प्रकाशित होता है, उपग्रह से जो डेटा प्रकाशित होता है तब से यह सबसे निचले स्तर पर है। 2024 में भीषण सूखे के कारण रिकॉर्ड स्तर पर लगी आग के बाद अगले वर्ष इसमें भारी सुधार देखा गया और 3.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ही आग से प्रभावित हुआ। इसके अलावा वनाग्नि में इस ऐतिहासिक कमी का मुख्य कारण वर्षा ऋतु जो भी देरी थी, इससे भी वर्षा ऋतु की देरी से फायदा क्या हुआ कि जो वहाँ के स्थानीय समुदाय के लोग जो रहते थे उन्होंने इसका कम काटा उठा या कम खर्चा वर्चा किया और उन्होंने खेत जो तैयार करना होता है आग लगा करके उसको कम किया। उसके बाद अमेजन ही नहीं बल्कि ब्राजील का जो अन्य क्षेत्र भी देखा जाए तो वहाँ भी जो इस तरह की घटनाएं घटती थी वनाग्नि की, उसमें कमी आई है और 2018 के बाद का सबसे निचला स्तर ब्राजील के यानी अमेजन छोड़ करके भी देखा जाए तो अन्य क्षेत्र है वह अपने सबसे निचले स्तर पर था। 12.7 मिलियन हेक्टेयर ही आग से प्रभावित क्षेत्र रह गया। हाल ही में किस प्राचीन भारतीय बौद्ध स्थल को देश के 45वें स्थल के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? पहले तो ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल सम्मिलित हैं या कितने जो उसके जो विरासत हैं वो सम्मिलित हैं, या एक तरह से कि विरासत को धरोहर को संभालने की सूची बनाई जाती है, तो उसमें अब उत्तर आपको देना है 45। सारनाथ बोल गया, कुशीनगर और वैशाली। और इसका सही आंसर है सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध जब गया में ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को भी अपना पहला उपदेश देने के लिए भगवान बुद्ध सारनाथ पहुँचे थे, जिसे कि धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धम्मा चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया इसको कहते क्या है, तो उस भाषा पाली भाषा में आप उसे कहेंगे धम्मा चक्र प्रवर्तन सुत, और संस्कृत में उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इसमें हुआ क्या था कि भगवान बुद्ध ने अपने उन 5 शिष्यों को उपदेश दिया था जो उनके पहले शिष्य बने, यानी पहले उपदेश यहीं से शुरू हुआ था। बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश सारनाथ से शुरू हुआ था। अभी इसको 45वां विरासत स्थल में शामिल किया गया है भारत का। वह दक्षिण कोरिया, शाम दक्षिण कोरिया में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें बैठक में इसको ये शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में 2 भाग शामिल, चौखंडीय स्तूप
और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष, जिसमें रामेक स्तूप, धर्मराजी का स्तूप, मोलंग कपूटी, बिहार और अशोक स्तंभ शामिल है। इस प्रकार से अब अशोक स्तंभ भी विरासत सूची में शामिल हो गया है। मोलगंग कुटी बिहार भी, धर्मराजी का स्तूप भी और धामिक स्तूप, यानी कहने का अभिप्राय है और स्तूप 2, बिहार 1 और स्तंभ 1, जिसमें जो सारनाथ का है उसको शामिल किया गया। देखिए, इसके साथ ही दुनिया भर में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में जो मामले पर भारत 6वां स्थान पर है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2रे स्थान पर है। अगर आप ये पूछा जाएगा कि दुनिया भर में जो यूनेस्को का जो लिस्ट बनाया जाता है धरोहर स्थलों का, उस लिस्ट में भारत का क्रम क्या माना गया है, तो भारत अब 6वें स्थान पर आ गया है। आज का आखिरी सवाल है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में किसके कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? पहले तो ध्यान में रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के कार्यकाल को 4 वर्ष बढ़ाया गया, अर्थात पहले से ही थे उसमें लुइस आर्वर, नोनेथम पिल्ले, मैरी रॉबिन्सन और वोल्कर तुर्क। और सही आंसर है इसका वोल्कर तुर्क। इनके कार्यकाल को 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वोल्कर तुर्क लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल 4 वर्ष की सेवा देने वाले पहले मानवाधिकार प्रमुख थे। पहले तो ध्यान में रखना है कि मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1993 में, और उसके बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल 4 वर्ष का था। लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जो 4 वर्ष के 2 कार्यकाल को पूरा किया। ये भी हम लोग जानते हैं कि महासभा यूएनओ की जो महासभा है वह 193 देशों यानी 193 सदस्य देश हैं। इस रूप में पूछा जाता है सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश होंगे महासभा के सदस्य होते हैं और उनकी संख्या 193 है। महासचिव अभी हैं, आप ये भी याद रखेंगे, एंटोनियो गुटेरेस अभी यूएनओ के महासचिव हैं। और वोल्कर तुर्क एमनेस्टी के मानवाधिकार के बने हैं। और विस्तार के पक्ष में 144 मत पड़े, जबकि विपक्ष में केवल 10 मत पड़े और 13 सदस्य मत पड़े। संयुक्त राष्ट्र महासचिव इन द्वारा प्रस्तावित की सेवा विस्तार के पक्ष में 144 मत पड़े, यानी इनकी सेवा जो वोल्कर तुर्क की बढ़ाई गई है उसके पक्ष में 193 देशों में से 144 ने इनके पक्ष में मत दिया और 10 मत विपक्ष में केवल 10 रहे और 13 सदस्य अनुपस्थित भी थे। वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रेलिया की एक प्रसिद्ध न्यायविद हैं। नया 4 वर्षीय जो उनका कार्यकाल है 12 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। अपने अगले कार्यकाल अक्टूबर 2022 के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, गाजा युद्ध और अमेरिकी आवर्जन नीतियों की खुलकर और निष्पक्ष रूप से आलोचना की, जिसके कारण इन प्रमुख शक्तियों ने इनके दूसरे कार्यकाल का विरोध किया। अर्थात देख लीजिए, जो 10 मत जो पड़े थे इनके विरोध में, वो मत उन शक्तियों के द्वारा दिए गए मत पड़े थे विरोध में, जिनका इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में खुलकर विरोध किया, यानी उनकी नीतियों का विरोध किया। उन्होंने जो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अपनी शक्ति प्रदर्शन, साम्राज्यवाद का एक जो नया स्वरूप आया है उसको जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की, उसकी खुली आलोचना किया और इस कारण से उनके विपक्ष में मत डाला गया। आज के 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस।